हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इक्विलिब्रियम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें प्रॉब्लम्स ऑन स्फीयर एंड सिलेंडर ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A right circular roller of weight 5000 Newton rests on a smooth inclined plane and is held in position by a cord AC as shown in figure. Find the tension in the cord and reaction at B if there is a horizontal force P equals to 1000 Newton acting at C. तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक रोलर दिया है, इट मींस एक स्फीयर दिया है, इसका वेट दिया है 5000 न्यूटन और ये रोलर एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है। इंक्लाइंड सरफेस 20 डिग्री से इंक्लाइन है टू द हॉरिजॉन्टल और ये रोलर को हॉरिजॉन्टल फोर्स P से इसको पुल किया जा रहा है। ये P का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1000 न्यूटन और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स P से पुल करने की वजह से ये रोलर ऐसा नीचे स्लाइड कर सकता है। नीचे स्लाइड नहीं हो इसीलिए यहां पे इसको एक कॉर्ड के थ्रू अपोज किया जा रहा है। देखो ये कॉर्ड AC यहां पे दिया है जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइन है टू द इंक्लाइंड सरफेस और यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड AC है इसमें हमें टेंशन फाइंड आउट करना है और यहां पे रिएक्शन एट B। देखो रोलर और इंक्लाइंड सरफेस यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, यहां पे हमें रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके मन में आएगा कि क्या हम इसको लेमिस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं? तो ये भी हम पहले चेक कर लेंगे। उसके लिए हमें इसका पहले FBD ड्रॉ करना पड़ेगा, इट मींस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। FBD ड्रॉ करते समय हम ये चेक कर लेंगे कि लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही हम इसको लेमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे और अगर लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें इसको बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन सॉल्व करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमें यहां पे दो कंडीशंस यूज करना पड़ेगा। एक है समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू 0 और दूसरा है समेशन ऑफ f of y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो हम यहां पे सबसे पहले FBD ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने FBD कैसे ड्रॉ करना, FBD के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, उससे आपका FBD ड्रॉ कैसे करना इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहां पे लिखेंगे FBD ऑफ रोलर। तो ये हमने यहां लिखा है FBD ऑफ रोलर। क्वेश्चन में रोलर लिखा है इसलिए हमने रोलर लिखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्फीयर होता तो आपको भी स्फीयर लिखना है, सिलेंडर होता तो आपको सिलेंडर लिखना है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये सबसे पहले रोलर यहां पे शो कर लिया है और अब सबसे पहले हम क्या शो करेंगे? सबसे पहले रोलर का वेट शो करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो FBD ड्रॉ करते समय आपको सबसे पहले बॉडी का वेट शो करना होता है और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी स्फीयर हो, सिलेंडर हो, बीम हो, कुछ भी अगर है, अगर आपको वेट शो करना है तो वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड ही शो करना है। इसका वेट दिया है 5000 न्यूटन, तो ये हमने शो किया है। इधर फोर्स P है तो ये फोर्स P यहां पे हम शो कर लेंगे एज इट इज। फोर्स P जो है वो हॉरिजॉन्टल दिया है तो वो हम शो करेंगे और फोर्स P का जो वैल्यू है वो यहां पे दिया है 1000 न्यूटन, तो ये हम यहां पे लिख लेंगे सीधा सीधा 1000 न्यूटन। ठीक है, और अब वेट हमने शो किए, फोर्स P हमने शो किए और यहां पे ये जो रोलर है ये इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है। अब हमें सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, सरफेस रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, तो यहां पे ये जो सरफेस है ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है? ये हॉरिजॉन्टली 20 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये सरफेस पे हमें यहां पे सरफेस रिएक्शन शो करना है। तो ये देखिए ये हम यहां पे सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। ये देखिए ये हमने शो कर लिया और ये सरफेस रिएक्शन हमने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो किया है। ये देखिए, और अब ये इसको हमें नाम दे देना है। तो ये सरफेस रिएक्शन को हम नाम दे देंगे, दैट इज रिएक्शन R। ठीक है, और अब आगे बढ़ेंगे और क्या हम शो करेंगे? तो यहां पे एक कॉर्ड दिया है, क्वेश्चन में लिखा था कि यहां पे कॉर्ड AC है, तो ये कॉर्ड AC हमें यहां पे शो करना है। ये थोड़ा सा इंक्लाइन है, कितना डिग्री से इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टली ये हमें नहीं पता, लेकिन ये कॉर्ड का एंगल हमें इंक्लाइंड सरफेस के साथ पता है। कॉर्ड इंक्लाइंड सरफेस के साथ 30 डिग्री से इंक्लाइन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है वो नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन ये कॉर्ड में हम यहां पे पहले कॉर्ड शो कर लेते हैं। हमेशा ध्यान में रखो, केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इनमें हमेशा आपको टेंशन शो करना होता है और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ही शो करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये हम कॉर्ड में यहां पे टेंशन शो करेंगे और जैसा हमने कहा टेंशन का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड लेना है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये देखिए यहां तक हम इसको मिटा देते हैं। ये देखिए ये हमने टेंशन शो कर लिया है कॉर्ड में,
तो ये कॉर्ड में जो टेंशन है इसको हम कहेंगे टेंशन टी। ठीक है, ये देखिए ये है टेंशन टी जो हमें फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है और ये आर फाइंड आउट करना है। एक काम करेंगे, हम इसको आर बी कहेंगे, दैट इज रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। देखो यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है इसलिए आर बी। ठीक है, और ये जो एसी कॉर्ड है, ये एसी कॉर्ड में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है तो हम इसको कहेंगे टीएसी। ठीक है, चलेगा, इट मींस टेंशन इन द कॉर्ड एसी। तो इस तरह से ये हम यहां पे एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये एफबीडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एफबीडी में हमने सभी फोर्सेस और रिएक्शंस तो शो कर लिए हैं, लेकिन अब हमें ये एफबीडी को कंप्लीट करना है। लेकिन कंप्लीट करने के लिए हमें पहले इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करना है या इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है। तो ये सबसे पहले हम यहां पे लैमिस थ्योरम की कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लैमिस थ्योरम की टोटल 3 कंडीशंस होती है जो हमें यहां पे सेटिस्फाइड करानी है। क्या है 3 कंडीशंस? तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर कहीं पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है तो ही आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चेक करो कि क्या यहां पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है, तो यहां पे नहीं, कंडीशन नंबर 1 ही अनसेटिस्फाइड हो गई क्योंकि यहां पे 3 नहीं, यहां पे 4 कॉन्करेंट फोर्सेस है। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 फोर्सेस हो गए। इसका मतलब पहली कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड है, इसका मतलब यहां पे लैमिस थ्योरम यूज ही नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अब हम इसको बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है तो यहां पे ये एफबीडी को कंप्लीट करो, उसके लिए इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करो। तो यहां पे इंक्लाइंड फोर्सेस कौन है? टोटल यहां पे 4 फोर्सेस हैं, 4 में से 1000 हॉरिजॉन्टल है, 5000 वर्टिकल है, टीएसी और आरबी ये इंक्लाइंड है। तो हमें इन दोनों को यहां पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। इट मींस हमें इसको 2-2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इंक्लाइंड फोर्सेस को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। ये देखिए हम यहां पे इसके 2 कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। सबसे पहले हम यहां पे आरबी को रिजॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए आरबी का जो डायरेक्शन है वो ऐसा इनवर्ड है टुवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे इसके जो दोनों कंपोनेंट्स है, ये दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी ऐसा इनवर्ड रहेगा टुवर्ड्स द पॉइंट। ये देखो, ये हम पहले यहां पे डायरेक्शन दे देते हैं और फिर हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करना काफी सिंपल है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ओके, और अब एंगल देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करना काफी सिंपल है। उसके लिए जैसा हमने कहा था, देखो यहां पे 20 डिग्री का एंगल दिया है। अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो यहां पे भी ये एंगल 20 डिग्री का हो जाएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये देखो ये 20 डिग्री का एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, इंक्लाइंड सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये हॉरिजॉन्टल साइड को एग्जैक्टली पैरेलल हमने ये रेड कलर की लाइन यहां पे ड्रॉ की है। देखो ये जो लाइन है वो ये नीचे के हॉरिजॉन्टल सरफेस को पैरेलल है, तो यहां पे जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्योंकि रूल ये है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, अगर कोई इंक्लाइंड लाइन होती है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो यहां पे ये लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल ये लाइन है, तो ये 2 के बीच में ये एक इंक्लाइंड लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, दैट इज 20 डिग्री। और अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो इसके साइड में ये नीचे का एंगल कितना होगा? देखो ये नीचे का एंगल, ये एंगल कितना होगा? तो ये हो जाएगा दैट इज 70 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 70 कैसे? क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो रिएक्शन आरबी है ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है, हमने कहा था। ठीक है, तो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होने की वजह से, चलो हम यहां पे वो शो भी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहां पे शो कर लिया है। देखो 90 डिग्री हमने यहां पे शो किया है। हमने कहा था ये रिएक्शन जो है ये इंक्लाइंड सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 90 में से ये 20 को सब्सट्रैक्ट किए तो ये आ गया 70 डिग्री। ओके, समझ में आया? तो यहां पे हमने फाइनली क्या किए, आरबी इंक्लाइंड फोर्स का एंगल फाइंड आउट कर लिए 70 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है cos 70 और वर्टिकल कंपोनेंट लिखना है sin 70। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज आरबी cos ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट आरबी साइन ऑफ 70 डिग्री। इंक्लाइंड फोर्स का एंगल जो साइड के साथ होता है वो साइड का कंपोनेंट कॉस लिखना होता है। ठीक है, तो यहां पे 70 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टली है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, तो वर्टिकल कंपोनेंट साइन। तो फाइनली हमने आरबी इंक्लाइंड फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। इट मींस हमने उसके 2 कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन ये एफबीडी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो टीएसी है, इट मींस टेंशन इन द एसी, इसको हमें रिजॉल्व करना है। हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। ये जो टीएसी है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर ये आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो जाएंगे। देखो हम यहां पे उसके दोनों कंपोनेंट्स पहले शो कर लेते हैं, फिर हम यहां पे एंगल फाइंड आउट करके इसको जो है रिजॉल्व कंपोनेंट्स का हम नाम दे देंगे। देखो इस तरह से
ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे इसके दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन हम शो कर लेंगे। ये तो कंफर्म है, जो TAC है, जो कॉर्ड है वो सेंटर से लगा है, तो जो TAC है वो सेंटर से आउटवर्ड जा रहा है, सेंटर से बाहर जा रहा है। देखो इस तरह से हमने इसके दोनों कंपोनेंट शो कर लिया है, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये देखिए इस तरह से आउटवर्ड। लेकिन ये TAC का एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ, वो हमें नहीं पता। तो चलो हम ये TAC का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। हमें ये एंगल नहीं पता, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करेंगे, ये जो डायग्राम दिया था हम इसका यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो A पॉइंट है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये TAC का एंगल कैसे फाइंड आउट हो रहा है, तो इसके तरफ आप ध्यान दो। तो ये जो A पॉइंट है, सबसे पहले ये A पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। देखो हम यहां पे A पॉइंट से, जस्ट अ मिनट, यहां पे थोड़ी देर के लिए हम ये मिटा देते हैं। 30 डिग्री का एंगल था यहां पे, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, A से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम यहां पे एंगल किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हमने A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां बना ली है, ठीक है, दिख रहा है। और अब आपको यहां एंगल क्लियरली मिल जाएंगे। देखो यहां पे नीचे 20 डिग्री का एंगल है। अगर ये एंगल 20 डिग्री का है तो ये भी एंगल 20 डिग्री का हो जाएगा। देखो ये एंगल, ये छोटा सा एंगल 20 डिग्री का हो जाएगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल। ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, अल्टरनेट एंगल। क्योंकि रूल है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ऐसा इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, इसको अल्टरनेट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे वही है, ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एग्जैक्टली पैरेलल ये लाइन हमने बनाए हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे क्योंकि उसके लिए ये इंक्लाइंड लाइन है। देखो ये और ये 20 डिग्री हो गया। अब यहां पे ये एंगल 20 डिग्री है और ये कॉर्ड का एंगल पूरे सरफेस के साथ 30 डिग्री था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो बचा हुआ एंगल है छोटा सा, देखो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 10 डिग्री का एंगल। देखो ये 10 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 10 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये पूरा 30 डिग्री का एंगल था। देखो ये पूरा जो है, ये पूरा एंगल 30 डिग्री का है। देखो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये पूरा एंगल 30 डिग्री का है, तो ये 30 में से ये 20 को सब्सट्रैक्ट करो, 30 में से 20 को सब्सट्रैक्ट किए तो ये बचेगा 10 डिग्री का एंगल, कंफर्म। तो फाइनली हमें क्या मिला, हमें ये कॉर्ड AC का एंगल मिल गया हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना, 10 डिग्री का एंगल है। तो अगर ये 10 डिग्री का एंगल है तो एक काम करते हैं, इसी टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन हम, ये जो पॉइंट C है, जो रोलर का जो सेंटर है, वो सेंटर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये सेंटर से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि यहां पे जो 10 डिग्री का एंगल है वही एंगल हम यहां पे शो करेंगे, दैट इज अगेन अल्टरनेट एंगल। देखो ये एंगल हमने यहां पे शो किया है 10 डिग्री का एंगल, ठीक है, हमने यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे दो रेड कलर की आपको लाइंस दिखाई दे रही है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। देखो ऐसी इस टाइप का आपको Z आपको दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा Z आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखो ऐसा Z है, ये है, ओके। तो यहाँ पे ये नीचे 10 डिग्री का एंगल है, तो ऊपर भी ये एंगल 10 डिग्री का हो जाएगा, यही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये 10 डिग्री तो ये 10 डिग्री। तो फाइनली इस तरह से ये हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमने किस तरह का एंगल फाइंड आउट किए, ये हमने TAC का एंगल फाइंड आउट किए। इसका मतलब ये TAC ये हॉरिजॉन्टली 10 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो देखो हमें यहाँ पे एंगल मिल गया। और अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos 10 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा sin 10। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे TAC cos ऑफ 10 डिग्री और ये हो जाएगा TAC sin ऑफ 10 डिग्री, ठीक है, TAC sin ऑफ 10 डिग्री। तो ये फाइनली हमने FBD कंप्लीट कर लिया है। ये FBD सबसे इंपॉर्टेंट है। ये FBD में थोड़ी सी भी गलती अगर हो गई तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये FBD ड्रॉ करते समय आपको टाइम स्पेंड करना है, यहां पे गलती नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा FBD ड्रॉ करने में समय गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जल्दबाजी में FBD अगर आपने गलत ड्रॉ कर लिए तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो FBD तो हमारी बन गई। अब सॉल्व कैसे करना है, तो हमने जैसा कहा था कि इसको हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हमें यूज करना है, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ y इक्वल्स टू 0। लेकिन पहले कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन पहले अप्लाई करो, आपका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, आपको जस्ट एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। देखो हम सबसे पहले यहां समेशन ऑफ f ऑफ x कर लेते हैं। पहली कंडीशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ x यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है, और समेशन का रूल है हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस हमें प्लस ले लेना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं पहले एक बार काउंट कर लेते हैं। यहां पे टोटल 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, TAC cos
आरबी कॉस और 1000, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वो होते हैं जो अलोंग द एक्स एक्सिस होते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये तीनों का हमें समेशन करना है। तो यहां देखो 1000 राइट साइड जा रहा है, ये प्लस में आएगा। आरबी कॉस राइट साइड जा रहा है, ये भी प्लस में आएगा। और टीएसी कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये सिर्फ माइनस में आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। आरबी कॉस 70 राइट साइड जा रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस आरबी कॉस ऑफ 70 प्लस में। टीएसी कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस में, टीएसी कॉस ऑफ 10, ठीक है। और 1000 राइट साइड जा रहा है तो प्लस में, प्लस 1000 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहां पे अब हम क्या करेंगे, 1000 को राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज आरबी कॉस ऑफ 70 माइनस टीएसी कॉस ऑफ 10 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1000। देखो हमने जैसा कहा था कि यहां पे सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलने वाले हैं, तो ये देखो ये पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने से हमें पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल चुका है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे फिलहाल, ठीक है। तो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद अब हम सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस है काउंट करो, तो यहां पे टोटल 3 वर्टिकल फोर्सेस है, 5000 टीएसी साइन और आरबी साइन, तीनों का समेशन करना है। समेशन करने का रूल, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस 5000 नीचे आ रहा है माइनस मिलेंगे, टीएसी साइन नीचे आ रहा है ये भी माइनस मिलेंगे, और आरबी साइन ऊपर जा रहा है ये हम प्लस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे आरबी। यहां पे पहला अननोन आरबी लिए थे, दूसरा अननोन टीएसी लिए थे, तो यहां पे भी इक्वेशन बनाते समय आपको वही करना है, पहला अननोन आरबी लेंगे और दूसरा अननोन टीएसी लेंगे। तो आरबी साइन वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे प्लस में आरबी साइन ऑफ 70, ठीक है। और टीएसी साइन नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे माइनस में टीएसी साइन ऑफ 10, ठीक है। और ये 5000 नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे माइनस, यहां लिख लेंगे माइनस 5000 इक्वल्स टू 0। देखो हमने इस तरह से समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का इक्वेशन बना लिए। यहां पे काम करो, 5000 को उधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा दैट इज आरबी साइन ऑफ 70 माइनस टीएसी साइन ऑफ 10 इक्वल्स टू 5000। देखो यहां पे दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल चुका है। जैसा हमने कहा था कि यहां पे आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल चुके हैं। देखो दोनों अब इक्वेशंस, ये देखो ये सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हमने यूज कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करेंगे और सीधा सीधा आरबी और टीएसी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप कहेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कैलकुलेटर का यूज करना है तो कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ऑप्शन होता है, ठीक है। मोड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे और यहाँ पे 2 अननोन है, तो ये हम 2 अननोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। और आपको बस अब क्या करना है, सभी का कोएफिशिएंट इसमें पुट करना है। देखो आरबी का कोएफिशिएंट cos 70, तो हम लिखेंगे cos ऑफ 70 इक्वल्स टू, लेकिन आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। टीएसी का कोएफिशिएंट माइनस cos 10 माइनस cos ऑफ 10 इक्वल्स टू, राइट साइड में है माइनस 1000 इक्वल्स टू, फिर है यहां सेकंड इक्वेशन में आरबी का कोएफिशिएंट sin 70, तो हम लिखेंगे sin ऑफ 70 इक्वल्स टू, टीएसी का कोएफिशिएंट माइनस sin 10 माइनस sin ऑफ 10 इक्वल्स टू, और राइट साइड में है 5000, हम लिखेंगे 5000 इक्वल्स टू, ठीक है। दोनों इक्वेशंस का डाटा पुट हो चुका है और अब इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आंसर्स आएंगे x और y। तो x माने पहला अननोन इट मींस आरबी, और y माने सेकंड अननोन इट मींस टीएसी। तो चलो हम यहाँ पे आरबी और टीएसी का वैल्यू सीधा सीधा लिख लेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आरबी इक्वल्स टू, ये कैलकुलेटर में आ चुका है 5886.301 न्यूटन, ठीक है। और टीएसी का वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो टीएसी का वैल्यू है 3059.717 न्यूटन। इस तरह से ये हमें टीएसी भी मिल चुका है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिएक्शन एट बी, तो रिएक्शन एट बी इट मींस आरबी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये देखो ये है आरबी। और क्वेश्चन में टेंशन इन द कॉर्ड टीएसी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इक्विलिब्रियम, ये यूनिट में स्फीयर एंड सिलेंडर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।